हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्वेल्थ वन शॉट रिवीजन बैच, जहां हम ट्वेल्थ अकाउंट्स के पूरे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। और आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले चैप्टर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम्स जल्दी आने वाले हैं और आपको एक क्विक रिवीजन की जरूरत है, तो हैव नो फियर, प्रतीक काबरा सर इज हियर, जो आपको पूरा का पूरा रिवीजन यहाँ पे करा देंगे वन शॉट में। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हमें पूरे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं बेस्ड ऑन दी ट्रायल बैलेंस। ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा ही आएगा और 12 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, जिसे हम प्रॉपरली सॉल्व करने का यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो एक पार्टनरशिप फर्म ऐसा बिजनेस है जहां पे 2 और मोर पार्टनर्स एक जगह पे आके अपनी बिजनेस को चालू करते हैं और प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस रेशियो में हमको शेयर करना है पीएसआर। अगर वो कुछ नहीं दिया गया है तो अज्यूम करते हैं कि वो इक्वल है, यानी 1:1 का रेशियो हम अज्यूम कर सकते हैं उसमें। तो बेसिकली एक पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसके अंदर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज और पार्टनरशिप को चलाने के सारे रूल्स लिख सकते हैं। बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना पड़ता है, जहां पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, तो अज्यूम कर लिया जाएगा कि इक्वल रेशियो में हमें प्रॉफिट्स बांटने हैं। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है कि किस डेट पे वो ड्रॉइंग्स हुए हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ्स के लिए चार्ज होने वाला है। अगर पार्टनर का लोन दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियरली नहीं बताया गया है, तो अज्यूम किया जाता है कि 6% इंटरेस्ट उस पर अलाउ किया जाएगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नहीं दिया जाता। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकते हैं क्या? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन दे सकते हो आप 6% से अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप डीड में आपका सैलरी दिया हुआ है तो ही आप सैलरी पे कर सकते हो, रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो, कमीशंस पे कर सकते हो। बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आपके पार्टनरशिप डीड में कोई भी सैलरी, कमीशन या अलाउंस नहीं लिखा गया है, तो फिर आप वो नहीं दे सकते। अगर न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स भी चाहिए। ये वाले पॉइंट्स यहां पे हमको दिए गए हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स में दो टाइप के अकाउंटिंग हो सकती है। एक तो हो सकता है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा हो सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा और सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट के थ्रू हमारे पास होंगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो जाएंगे। तो हम सीधा चलते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाएगा एक ट्रायल बैलेंस और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही हमें साथ साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है। तो आज हम सीखेंगे एक ऐसी टेक्निक जिससे हमें 100% फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। ठीक है, आ जाइए सीखते हैं वो टेक्निक जिससे हम फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट को नंबरिंग देनी होगी। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये मेरा ट्रेडिंग और पी एंड एल है और ये मेरी बैलेंस शीट है। ठीक है, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, अज्यूम करते हैं कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे वाला जो पार्ट है ये मेरा पी एंड एल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर यहां पे हम अज्यूम करेंगे कि ये मेरी बैलेंस शीट है, असेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को हम नंबर देंगे 1। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को नंबर दिया जाएगा 2। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को हम नंबर देंगे 3। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड को हम नंबर देंगे 4। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड को हम नंबर देंगे 5 एंड बैलेंस शीट असेट साइड को हम नंबर देंगे 6। अब हमें करना क्या है कि इन 6 एरियाज के अंदर हमें जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा उसमें से पोस्टिंग करते चलना है और आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में आएगा क्या।
तो क्वेश्चन के अंदर हमें मिलने वाला है एक ट्रायल बैलेंस और साथ साथ में मिलेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम्स होंगे वो सिंगल इफेक्ट देंगे, उसका एक ही इफेक्ट रहेगा, और एडजस्टमेंट्स में जो भी आइटम्स रहेंगे उसके दो इफेक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, अब ये एक इफेक्ट इन 6 में से कहीं पे भी जा सकता है ट्रायल बैलेंस का, और एडजस्टमेंट्स के जो दो इफेक्ट है वो इन 6 जगहों में से कहीं पे भी जा सकते हैं। सो बेसिकली एक चीज हमारे पास क्लियर है, ट्रायल बैलेंस के सभी आइटम्स के एक इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट हमारे पास होने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि किस बेसिस पे ये 1 2 3 4 5 6 में हमारे पास सारे आइटम्स पोस्ट होंगे। सबसे पहले कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो वो जाएगा 1 पे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन या परचेज के रिलेटेड हो। बेसिकली हमारे मेन बिजनेस के रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगर हमारे बिजनेस के डायरेक्ट इनकम्स है तो वो 2 पे जाएंगे। तो 2 नंबर पे हमारे पास आने वाले हैं सारे डायरेक्ट इनकम्स। सिमिलरली हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे आएंगे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो भी हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम्स है वो सब आएगी हमारे पास 4 नंबर पे। सिमिलरली हमने देखा है लाइबिलिटीज वाली जो भी आइटम्स रहेगी वो जाएगी 5 पे एंड असेट सारे जाएंगे 6 पे। ये आपका बेसिक बाइफर्केशन है। अब इसमें हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं तो हमारे पास पता चलेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या। तो हो सकता है आपके परचेसेस, वेजेस, रॉयल्टीज ये सब जाएंगे 1 नंबर पे यानी ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे, एंड ओपनिंग स्टॉक और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स भी यहीं पे आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इनवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। सिमिलरली अगर गुड्स का कोई भी आउटवर्ड मूवमेंट है तो वो सारा चला जाएगा 2 पे, एंड हमारी इनकम्स जो मेन बिजनेस की इनकम है जैसे सेल्स वो भी चले जाएंगे 2 पे। तो हमारे पास आउटवर्ड मूवमेंट अगर है गुड्स का, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ये भी चला जाएगा 2 पे। तो मैं जूम करके एक बार क्लियरली बता देता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे यानी 1 नंबर पे जाने वाला है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 2 पे जाने वाले हैं सारे आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड डायरेक्ट इनकम्स। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम आते हैं तो यहां पे हमारे पास सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी तो यहां पे हम नोट डाउन कर लेते हैं इसको। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यानी हमारे पास जो सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस ये सब जाता है। फिर हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी सामान बेचने के लिए तुमको जो भी खर्चा लगेगा वो सब यहां पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हो सकता है कमीशन, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे खर्चे भी हमारे पास आएंगे। एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस ये सभी आते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। फाइनेंस एक्सपेंस मतलब क्या हो सकता है? तो इंटरेस्ट का कॉस्ट जो भी आपका आएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। इसके अलावा जो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स है जो हमारा मेन बिजनेस नहीं है पर फिर भी हमारे बिजनेस में इनकम इसकी हो जाती है तो ये सारे आएंगे हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम्स में। एग्जाम्पल हो सकता है कि आप डिविडेंड अर्न कर लो, या फिर हो सकता है कि आपको कमीशन रिसीव हो जाए। तो ये सारी चीजें जो आपको मिल रही है पर आपका मेन बिजनेस नहीं है तो ये सारी चीजें आ जाएगी हमारे पास 4 नंबर पे। अब आपको अगर इसकी डिटेल्ड लिस्ट देखनी है तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है टेक्स्ट बुक के अंदर। तो पेज नंबर 16 पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर कि सारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम्स जाएंगे। हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड यानी ये हमारा 1 नंबर वाला साइड है। सिमिलरली ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड यानी ये 2 नंबर है। तो देख लो 1 नंबर पे कौन सी चीजें आ रही है, तो हमारे पास वो सभी चीजें आ रही है जो डायरेक्ट एक्सपेंस के फॉर्म में है। ये प्रॉपरली देख के जाना एग्जाम के पहले। इसमें मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नोट डाउन करवा रहा हूं, यहां ध्यान दो। ओपनिंग स्टॉक हमेशा स्टार्टिंग में आता है और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लास्ट में आता है। सिमिलरली हमारे पास परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है। सिमिलरली सेल्स में से सेल्स रिटर्न भी माइनस होता है। एक गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी 1 नंबर में ही आता है यानी ट्रेडिंग के डेबिट पे, ना कि तुम्हारे 3 नंबर पे यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। रॉयल्टी हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट पे ही जाएगा, इसमें मिस्टेक मत करना। सिमिलरली
अगर फैक्ट्री के रिलेटेड कोई भी खर्चा आता है, फैक्ट्री के रिलेटेड रेंट, फैक्ट्री के रिलेटेड डेप्रिसिएशन, तो वो सब यहां पे जाएगा 1 नंबर पे ही। कई बार ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन और रेंट हमें याद रहता है कि ये तो 3 नंबर वाले आइटम है, यानी P&L के आइटम्स है, बट फैक्ट्री के रिलेटेड अगर वो होते हैं तो हमको उसको याद से 1 नंबर में ही लिखना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी वगैरह यहां पे आएगा। कस्टम ड्यूटी कौन सी वाली? तो इंपोर्ट वाली जो कस्टम ड्यूटी है ये हमको यहां पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट वाली जो भी ड्यूटीज रहेगी वो 3 पे जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें 2 चीजें मिल सकती है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। सिमिलरली पेज नंबर 17 पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर। ये आपका 3 नंबर एरिया है और ये आपका 4 नंबर एरिया है। 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके इनडायरेक्ट इनकम्स को। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 कैटेगरी में आएंगे, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस के कैटेगरी के। तो यहाँ पे ये सभी चीजें आएगी। एक बार ध्यान से इसे देख लेना एग्जाम में जाने के पहले कि कौन सी चीज 3 नंबर में कवर होती है। लॉस वाले आइटम्स भी सारे यहाँ पे आते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी यहाँ पे आता है। P&L में लास्ट में आपको पता चलेगा या तो नेट प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास या फिर नेट लॉस हो रहा है, तो ये हमारे पास ट्रांसफर होने वाला है कैपिटल अकाउंट के अंदर। इस लिस्ट को अच्छे से रीड करके जाइए। ये आपका 3 नंबर और 4 नंबर का लिस्ट रहेगा और बची हुई सारी चीजें हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर 5 एंड 6 नंबर पे जाने वाली है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को हम 5 नंबर लिख देंगे और असेट साइड को हम 6 नंबर लिख देंगे यहाँ पे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। हम लोग इसमें आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। पेज नंबर 22 पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे वो है पॉइंट नंबर 5, जिसमें बोला गया है कि अगर सैलरीज एंड वेजेस सिंगल आइटम में दिए जाए तो फर्स्ट वर्ड को कंसिडर करना है, ना कि सेकेंड वर्ड को। मतलब अगर आपको सैलरीज एंड वेजेस साथ में दिया गया है तो हम उसको सैलरीज कंसीडर करेंगे, एंड वेजेस एंड सैलरीज साथ में दिया गया है तो हम उसको वेजेस कंसीडर करेंगे। सैलरीज एंड वेजेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड वेजेस एंड सैलरीज जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। एक और पॉइंट जो ध्यान में रखने लायक है वो है 6th पॉइंट, जहां पे बोला गया है कि अगर ट्रेड एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है और ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ में स्मॉग अगर आ जाता है, स्मॉग का मतलब है सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंस, इसमें से कोई भी आइटम अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में दिख रहा हो तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएंगे 1 में। अगर इन चारों में से कोई भी आइटम नहीं दिख रहा है तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएंगे 3 में। तो एक चीज फिर से क्लियर कर लेते हैं हम, ट्रेड एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट 3 में जाता है, 3 यानी हमारे पास P&L के डेबिट साइड पे। लेकिन अगर स्मॉग आ जाए, स्मॉग मतलब क्या था, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस, तो फिर हमारा ट्रेड एक्सपेंस जाएगा 1 पे। ठीक है, तो ये शायद 1 पे भी जा सकता है अगर ये 4 चीजें हमारे पास आ जाए तो। इसके अलावा आपको और भी कई एडजस्टमेंट्स करने रहेंगे, जैसे आरडीडी के एडजस्टमेंट होंगे, डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट होंगे। तो उन सभी के 2 इफेक्ट्स हमें डिस्कस करने हैं और वो दिखाए गए हैं आपको पेज नंबर 19 से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का हमारा जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो कहां कहां जाएगा, तो बैलेंस शीट असेट साइड एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट असेट साइड मतलब यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं इसको 6 एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड मतलब 2, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक 2 एंड 6 पे जाता है। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां कहां जाएगा, वो ऐड होने वाला है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के अंदर, तो या तो वो 1 में ऐड हो जाएगा या फिर 3 में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो 5 पे जाने वाला है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्सपेंस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो 1 में प्लस और 5 पे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो 3 में प्लस और 5 पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि रेंट हमारे पास आउटस्टैंडिंग है तो रेंट ऑलरेडी 3 पे जाता है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो रेंट के अंदर ही 3 पे ऐड हो जाएगा एंड सेकेंड इफेक्ट उसका आउटस्टैंडिंग रेंट का जो है वो 5 पे चला जाएगा। इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट्स आपको पेज नंबर 19, 20 एंड 21 पे दिए वाले हैं। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दया एंड शमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1, यानी इक्वल पार्टनर्स है ये। ठीक है, अब यहां पे आपको उनका ट्रायल बैलेंस दिया गया है और एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं।
और बोला गया है टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 2019। ओके, तो हम सिंपल स्टेप्स एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। स्टेप्स टू सॉल्व लिखिए आप लोग भी, स्टेप्स टू सॉल्व फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप रहेगा ऑलवेज स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट्स। आपको हमेशा एडजस्टमेंट से शुरू करना है। उसके बाद में याद ये रखना है कि सभी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होने वाले हैं हमारे पास, तो यहां पे एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स हमें देना है। नेक्स्ट सेकेंड चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, पॉइंट नंबर 2, एक बार एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट हो गए तो चेक करना है कहीं पे हिडन एडजस्टमेंट्स तो नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट वुड बी हिडन एडजस्टमेंट्स ढूंढना, और हिडन एडजस्टमेंट्स के भी 2 इफेक्ट्स आपको देने पड़ेंगे। एक बार एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, थर्ड स्टेप, जो रहेगा आपका ट्रायल बैलेंस आइटम। ट्रायल बैलेंस आइटम जो भी है उन सभी आइटम्स के सिंगल इफेक्ट देने हैं, यानी 1 इफेक्ट। तो अगर क्रेडिट वाला आइटम है तो क्रेडिट पे जाएगा, डेबिट वाला आइटम है तो डेबिट पे जाएगा। एक बार आपने सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पोस्ट कर दिया तो उसके बाद फोर्थ स्टेप रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करना और ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। तो ट्रेडिंग अकाउंट यूज करके हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, उसको कैरी डाउन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और नेक्स्ट स्टेप करेंगे पी एंड एल अकाउंट को भी हम बैलेंस करेंगे, और पी एंड एल अकाउंट से हमें मिलेगा या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ये ढूंढने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है ये भी हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल के अंदर अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड करना है, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, या फिर नेट लॉस है तो उसको लेस कर देंगे और फाइनल टोटल निकाल लेंगे कैपिटल का। एंड लास्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हमें बैलेंस शीट को टोटल करना रहेगा। तो अगर मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं तो उसमें लास्ट में हम असेट और लायबिलिटी साइड को टोटल करेंगे। अगर वो मैच हो जाता है तो आपका क्वेश्चन टैली हो चुका है, और टैली होते ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा, जिसके लिए आपको 7 स्टेप्स करने रहेंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 7 स्टेप्स टू सॉल्व पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप वुड बी स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स, सेकंड स्टेप वुड बी to do hidden adjustments, third step would be trial balance 1 effects, fourth step would be to find gross profit from trading account, fifth step would be to find net profit from P&L account, sixth step would be to transfer the net profit or net loss to capital, and last step would be to tally the balance sheet। अगर आपका बैलेंस शीट टैली हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा, साथ साथ में सॉल्व करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। हेडिंग लिखते टाइम हम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जो भी नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हो वही डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट का। ट्रेडिंग पी एंड एल में याद से हमको डेबिट और क्रेडिट साइड देना है, ठीक है। एंड हम एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे सोच सकते हैं इस जगह पे, जहां पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि ट्रेडिंग और पी एंड एल बाइफरकेट होगा। तो अगर मैं हमारी नंबरिंग के थ्रू जाऊं तो हम बोल सकते हैं ये वाला हमारा नंबर 1 है, ये नंबर 2 एरिया है, ये नंबर 3 एरिया है, ये नंबर 4 एरिया है, ये नंबर 5 एरिया है, एंड ये नंबर 6 एरिया है, ठीक है। हमें ये नंबर्स एग्जाम में नहीं लिखना है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग और ट्रिक के लिए है, जिससे हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम मिला है, विच इज 180 मिनट्स। 180 मिनट्स मिले हैं आपको 80 मार्क्स अर्न करने के लिए। तो अगर आपको 80 मार्क्स के लिए 180 मिनट्स मिले हैं, इसका मतलब यह है कि आप 1 मार्क के लिए मैक्सिमम 2.25 मिनट्स यूज कर सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए आता है तो अकॉर्डिंगली इसके लिए आपको लगभग 27 मिनट्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको फॉर्मेट भी बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके टैली भी करना है,
ठीक है, तो हम हमारे स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हम सॉल्व करेंगे हमारे एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000 रुपीज। अब क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहां कहां जाएंगे, तो हमने अभी देखा था 2 पे एंड 6 पे। तो इसको हम टिक कर लेते हैं और दो जगहों पे पोस्ट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो जाएगा ये 2 पे, ₹40,000 एंड 6 पे भी जाएगा इसका सेकेंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। तो हमारे पास सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। अब डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट कहां कहां जाते हैं, एक तो 3 पे जाता है यानी P&L के डेबिट साइड पे, और दूसरा इफेक्ट जाएगा 6 में से माइनस होगा ये। तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि बिल्डिंग कितने की है। हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे है 75,000 रुपीज। 75,000 की बिल्डिंग पे हमको 5% से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 75,000 का 5% 3750 होता है। 3750 के टू इफेक्ट्स, एक तो 3 पे आएगा, यहां हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। 75,000 पे 5% हमने अभी देखा 3750 इनर कॉलम में लेंगे। जब भी हमको कैलकुलेशन करना है तो इनर कॉलम में लिखना है। एंड सेकेंड इफेक्ट हमें बिल्डिंग में से ये माइनस करना होगा, तो असेट साइड पे हम लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग वॉज वर्थ ₹75,000 और 75,000 में से अब हम इसमें से करेंगे लेस, 6 में से लेस यानी असेट साइड में लेस करना है हमें, लेस डेप्रिसिएशन 3750। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो रहेगा 71,250। सिमिलरली हमें मशीनरी की भी वैल्यू ढूंढनी है और मशीनरी पे भी हमें 3% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आइए देखते हैं मशीनरी की वैल्यू क्या है। तो मशीनरी की वैल्यू दी हुई है 1,14,800 रुपीज। इस पे हमें 3% गिनना पड़ेगा। तो इसके दो इफेक्ट जाएंगे, 3 पे और 6 में से माइनस। पहले तो हम देख लेते हैं 1,14,800 रुपीज का 3% कितना होता है। तो 1148 इंटू 3 आंसर होगा 3,444। तो 1,14,800 में से हमें लेस करना है डेप्रिसिएशन विच इज 3,444। ये माइनस करने के बाद आपको टोटल मिलेगा 1,11356 एंड ये 3,444 का जो सेकेंड इफेक्ट है ये आपका आ जाएगा 3 पे, यानी यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे हम लिख देंगे कि मशीनरी पे भी हम डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं विच इज अराउंड 3,444। तो इसका भी टोटल हमें यहाँ करना है विच कम्स टू ₹7,194। सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ। थर्ड एडजस्टमेंट है बिल रिसीवेबल इंक्लूड अ डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3,000 रुपीज। यानी हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो चुका है। अगर कोई बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है इसका ये मतलब है कि हमें डिसऑनर की एंट्री पास करनी थी, और डिसऑनर में होता क्या है कि बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएंगे और डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे कि बिल्स रिसीवेबल में से इसे माइनस करना है यानी 6 में से माइनस, और डेटर्स के अंदर इसे ऐड कर देना है यानी 6 में ही ऐड होने वाला है डेटर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो इसके हम इफेक्ट्स दे देते हैं। बिल्स रिसीवेबल में से हमें 3,000 माइनस करना है और डेटर्स में 3,000 ऐड करना है। सबसे पहले ढूंढते हैं कि बिल्स रिसीवेबल है कितने। तो इट कम्स टू अराउंड 28,000 रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है, और हमारे पास डेटर्स है 1,32,500 के। इसे हम पहले 6 नंबर पे लिख लेते हैं दोनों को। डेटर्स 132,500 एंड बिल्स रिसीवेबल 28,000। तो बिल्स रिसीवेबल में से हम लेस कर लेंगे बिल डिसऑनर्ड 3,000 रुपीज का माइनस 3,000, एंड यहां पे डेटर्स के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे बिल डिसऑनर्ड, ये प्लस 3,000 यहां पे हो जाएगा। दो इफेक्ट हमने थर्ड एडजस्टमेंट के भी दे दिए। आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं हम। सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट हमारा हो गया है, इसे भी हम टिक कर देंगे। टिक करना है याद से ताकि हमें याद रहे कि कौन से एडजस्टमेंट हो गए हैं कौन से बाकी है। नेक्स्ट वो बोल रहा है गुड्स वर्थ ₹1,000 वॉज टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज एंड इट वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान लेके गई है पर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है।
तो इसका ये मतलब है कि हमें इसके 2 इफेक्ट्स देने पड़ेंगे। एक तो ये ड्राइंग्स है और दूसरा इसका सेकंड इफेक्ट जो है ये हमारे पास आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स की वजह से 2 नंबर पे जाएगा। यानी ये 2 जगहों पे जाने वाला है, एक तो 2 पे जाएगा और एक 5 में से माइनस हो जाएगा, यानी कैपिटल में से माइनस, क्योंकि ये ड्राइंग्स भी है। तो हमारे पास कैपिटल दया का दिया हुआ है 1,60,000 और क्षमा का दिया हुआ है 1,20,000। तो दया के कैपिटल में से माइनस होने वाला है। हम लोग पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिख लेंगे। कैपिटल दया का दिया हुआ है 1,60,000 और क्षमा का दिया हुआ है 1,20,000। जो एडजस्टमेंट है उसके 2 इफेक्ट हमारे पास आएंगे। बाय गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर 1,000 रुपीज एंड दया के कैपिटल में से लेस हो जाएगा ये ड्राइंग्स -1,000। ये एडजस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं हम। फिफ्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5%। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इसके अलावा कोई भी डेटर रिलेटेड एडजस्टमेंट्स अब नहीं है ना, तो इसके लिए हम 6th वाला पढ़ लेते हैं। 6th वाला एडजस्टमेंट बोलता है द गुड्स ऑफ 6,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। ये तो अनरिकॉर्डेड सेल्स है और अनरिकॉर्डेड सेल्स के केस में डेटर्स आते हैं। तो हमें 5th एडजस्टमेंट पे पहले नहीं जाना है, हमें 6th एडजस्टमेंट पहले करना पड़ेगा, तब जाके हम 5th कर पाएंगे। तो बोर्ड भी ऐसा कर सकता है, वो जानबूझ के आरडीडी एडजस्टमेंट ऊपर दे सकता है और हो सकता है कि डेटर रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट नीचे हो। तो रूल बहुत क्लियर है, पहले हमें डेटर में से हमेशा अदर एडजस्टमेंट्स पहले करने हैं, फिर उसके बाद न्यू बैड डेट्स हमें माइनस करने हैं, फिर उसके बाद न्यू आरडीडी माइनस करना है और फिर उसके बाद ही हम न्यू वाले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सॉल्व कर सकते हैं। यही सीक्वेंस में हमें ध्यान रखना है। तो अदर एडजस्टमेंट मुझे यहां दिख रहा है कि 6,000 रुपीज के अनरिकॉर्डेड सेल्स यहां पे दिख रहे हैं। तो पहले हम 6th एडजस्टमेंट पे जाएंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स यानी सेल्स किए पर लिखना ही भूल गए। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट्स कहां कहां जाएंगे? तो सेल तुमने किया है और लिखना कैसे भूल गए? हो सकता है तुमने उधार पे दिया हो। उधार पे दिया है तो एक तो ये पहले तो सेल है इसलिए 2 पे जाएगा, सेल्स में ऐड हो जाएगा ये अनरिकॉर्डेड सेल्स, एंड 6 में हमारे पास डेटर्स में भी ऐड हो जाएगा क्योंकि उसके पैसे अभी तक आए नहीं, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। तो 2 पे सबसे पहले सेल्स में से ऐड करेंगे। सेल्स का अमाउंट ढूंढते हैं हम। तो हमारे पास सेल्स की वैल्यू दी हुई है 2,85,500 जो हमारे पास 2 पे जाने वाला है। तो पहले तो लिख लेते हैं हम सेल्स। यहां पे आ जाएगा बाय सेल्स 2,85,500 रुपीज। इसमें हमें ऐड करने पड़ेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। जो सेल्स हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए थे वो यहां पे आ रहे अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस 6,000। और इस 6,000 का सेकेंड इफेक्ट ऐड होगा डेटर्स के अंदर। तो यहां हम लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000 रुपीज प्लस में। यहां टोटल कर लेंगे इनर कॉलम में 1,41,500। अगला एडजस्टमेंट है 5th नंबर का राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेट्स एंड 5% एज आरडीडी। तो आरडीडी का जब भी एडजस्टमेंट आए हमें ये याद रखना है कि एक सीक्वेंस में इसे सॉल्व करेंगे हम। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो ये सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। फिर से बोलो सब लोग, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो ये जो न्यू वाला और ओल्ड वाले का डिफरेंस है ये बहुत सिंपल है। जब भी आपको एडजस्टमेंट में कोई चीज़ दिखे तो वो न्यू है और जब भी ट्रायल बैलेंस में दिख रही है तो वो ओल्ड है। अब यहाँ पे ये जो बैड डेट्स 1,800 के बैड डेट्स है ये हमें एडजस्टमेंट्स के अंदर दिख रहे हैं तो ये न्यू बैड डेट्स है। सिमिलरली अगर हमें ऊपर यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई बैड डेट्स मिल जाए तो ये ओल्ड बैड डेट्स है। तो इस केस में ओल्ड बैड डेट्स होंगे हमारे 1,000 के और 1,800 के न्यू बैड डेट्स है। इस सीक्वेंस को हमें पी एंड एल में लिखना है। तो पी एंड एल में हम चलते हैं यानी 3 नंबर पे ओल्ड बैड डेट्स। तो यहाँ लिखेंगे 2 बैड डेट्स ओल्ड वाले विच इज 1,000 रुपीज जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिखा था। ऐड करेंगे इसमें बैड डेट्स न्यू जो अभी हमें मिले हैं। अब ओल्ड बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस आइटम है तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा, लेकिन न्यू बैड डेट्स या एडजस्टमेंट का आइटम है तो इसके 2 इफेक्ट आएंगे। तो 1,800 का एक इफेक्ट यहाँ पे आएगा
और सेकंड इफेक्ट जो है वो हमें 6 में से माइनस करना है, यानी डेटर्स में से यहाँ पे माइनस हो जाएगा लेस बैड डेट्स न्यू वाले, तो यहाँ पे -1800 हो जाएगा। और अब जो बैलेंस आएगा उस पे हमें आरडीडी गिनना है 1,39,700 रुपीज़। अब हम इस पे आरडीडी कैलकुलेट करेंगे 5% से, तो 1,39,700 का 5% 1397 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 6985। तो हम यहाँ पे एक इफेक्ट देने वाले हैं डेटर्स में से माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा लेस आरडीडी न्यू लेस 6985 वाली, एंड सेकेंड इफेक्ट जो है हमारा वो हमारे पास 3 पे आने वाला है, यानी पी एंड एल के डेबिट पे, जो हमारा ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी था, इसमें हमारे पास ऐड होने वाला है ऐड आरडीडी न्यू वाला 6985। तो ये टोटल हो जाएगी 9785 और हमारे डेटर्स की टोटल हो जाएगी 132,715। अब इसमें से एक चीज़ माइनस होने वाली है जो हमारे फॉर्मूला में है, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो अगर आरडीडी हमारे पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिखती है हम उसे ओल्ड आरडीडी बोलेंगे, और हमारे पास ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है जो हम यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि 1800 की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आरडीडी हमारे पास है, वो यहाँ से माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस करके -1800 करके हमें फाइनल आंसर मिलेगा 7985। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट आइटम्स खत्म हो चुके हैं, तो अब हम फोकस कर सकते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पे। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो चुके हैं, तो अब हम फोकस कर सकते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पे। फर्स्ट आइटम है स्टॉक। स्टॉक हमारा जाता है 1 पे, यानी ओपनिंग स्टॉक रहेगा। वेजेस एंड सैलरीज जैसा मैंने बताया फर्स्ट वर्ड पे फोकस रहेगा, तो ये 1 पे जाएगा। फिर हमारे पास परचेसेस 1 पे जाएंगे। मोटर कार 6 पे जाएगा, असेट है ये। ऑडिट फीस हमारे पास 3 पे जाएगा। सेल्स रिटर्न 2 में से माइनस होने वाला है। डिस्काउंट डेबिट साइड पे डिस्काउंट है तो ये 3 पे जाएगा। कैश एट बैंक असेट है 6 पे जाएगा। 10% इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट दिख रहा है हमें, तो हिडन एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, इसे स्टार कर लेते हैं हम। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स, ये भी हिडन एडजस्टमेंट है, स्टार कर लेते हैं। रॉयल्टीज ये 1 पे जाने वाला है। जनरल रिजर्व ये हमारे पास 5 पे जाएगा, ये कुछ रिजर्व प्रॉफिट्स है जो हमारे पार्टनर्स रखते हैं इमरजेंसी केस के लिए। क्रेडिटर्स ये हमारे पास 5 पे जाएंगे, लाइबिलिटी है ये भी। आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी है। परचेस रिटर्न्स ये हमारे पास 1 में से माइनस होने वाला है। डिस्काउंट ये क्रेडिट साइड का डिस्काउंट है तो ये 4 पे जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम है। अब सवाल आता है कि ये दो जो हमारे पास हिडन एडजस्टमेंट है इनका क्या करना है। तो 10% का जो इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपीज का, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए 20% फॉर द ईयर। तो इसके भी दो इफेक्ट्स हमें लेने पड़ेंगे। तो पहले लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट 20,000 के, ये आएंगे हमारे पास 6 नंबर पे असेट साइड पे। तो हम 6 पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपीज़ के है ये, और 20,000 पे 10%, यानी ये हो जाएंगे हमारे पास 2,000 रुपीज़ के इंटरेस्ट। तो हम इसमें लिखेंगे ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, ये आ जाएगा हमारे पास 2,000 रुपीज़ का, टोटल हो जाएगा 22,000। एंड 2,000 का सेकेंड इफेक्ट ये हमारे लिए इनकम है, तो इनकम आ जाएगी 4 नंबर पे, तो हम 4 पे लिखेंगे इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़। अगला हिडन एडजस्टमेंट है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का, जिसके लिए हमें एक सेपरेट वर्किंग नोट लगेगा 4,500। ये हमारे पास 9 मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट पेड है, तो हमें ढूंढना है कि आउटस्टैंडिंग कितना है। तो हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 मंथ का एडवर्टाइजमेंट 4,500 रुपीज़ है। तो अगर 9 मंथ का एडवर्टाइजमेंट 4,500 रुपीज़ पे आता है
तो 1 मंथ एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा 4500 डिवाइडेड बाय 9 पे। तो 1 मंथ का एडवर्टाइजमेंट बनता है हमारे पास 500 रुपीज़ पर मंथ से। तो अगर हमारे पास 9 मंथ्स का ऑलरेडी पेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग जो है हमारे पास वो सिर्फ 3 मंथ्स का है, तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट जो रहेगा वो रहेगा 4500 इंटू 3, यानी 3 मंथ्स के लिए, तो इट विल बी इक्वल टू 1500। इसे हम लिखेंगे 3 पे। एडवर्टाइजमेंट 4500 एड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट प्लस 1500, ये हो जाएगा टोटल 6000 रुपीज़ का। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा 5 पे। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500 रुपीज़। फर्स्ट आइटम था हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, उसे 1 पे लिखना था, यहाँ लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। ये आ जाएगा हमारे पास 65,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे साथ साथ में टिक कर लेते हैं ताकि याद रहे। फिर आएगा वेजेस एंड सैलरीज 9,000, यहाँ पे हम लिख लेंगे परचेस रिटर्न की जगह छोड़ के 2 वेजेस एंड सैलरीज। ये आ जाएगा अमाउंट हमारे पास 9,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट हमारे पास आइटम आ रहा है परचेसेस 1,48,000। 2 परचेसेस यहाँ हम लिखेंगे 1 नंबर पे 1,48,000 इनर कॉलम में। इसमें से परचेज रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ लेस कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 4,000 रुपीज़। तो यहाँ से हम उसे लेस भी कर दे रहे साथ साथ में, तो लेस परचेज रिटर्न विच इज़ इक्वल टू 4,000 रुपीज़, यहाँ से माइनस करेंगे तो अब हमें मिल जाएगा 1,44,000। नेक्स्ट आइटम इज मोटर कार 68,000, ये 6 नंबर पे जाएगा, तो 6 नंबर यानी असेट साइड पे चलते हैं हम। मोटर कार 68,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम देखते हैं ट्रायल बैलेंस का। ऑडिट फीस 3 पे जाएगा 1,200 रुपीज़। 2 ऑडिट फीस 1,200 रुपीज़ आउटर कॉलम में। सेल्स रिटर्न, ये सेल्स में से माइनस होने वाले हैं, तो हम पहले सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स 2,28,500 है, ये ऑलरेडी हमने सेल्स रिटर्न हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 2 में से, तो हमने सेल्स ऑलरेडी लिखा था, इसमें से हम माइनस करेंगे लेस सेल्स रिटर्न 2,000 रुपीज़। हम इसे आउटर कॉलम में भी लिख लेंगे 2,89,500 रुपीज़ पे। नेक्स्ट डिस्काउंट आएगा 3 पे, तो यहाँ हम 3 पे लिख लेंगे 2 डिस्काउंट 2,300 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास कैश एट बैंक जो 6 पे जाएगा 12,000 रुपीज़। 6 यानी असेट साइड पे कैश एट बैंक, सबसे नीचे लिखेंगे हम कैश एट बैंक 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है रॉयल्टीज़ जो जाएगा 1 पे, यहाँ पे आएंगे हम 2 रॉयल्टीज़, ये आ जाएगा 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल रिजर्व जो जाएगा 5 पे यानी 14,500 रुपीज़ पे। जनरल रिजर्व 14,500 रुपीज़, ये 5 पे जाता है। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास कैपिटल, हमारे पास हो चुका है। अब आएगा हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपीज़, वो लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपीज़, ये भी 5 पे जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपीज़। और लास्ट आइटम है हमारे पास डिस्काउंट जो 4 पे जाने वाला है, बाय डिस्काउंट विच कम्स टू 1,800 रुपीज़। सारे आइटम्स पोस्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास
लास्ट का स्टेप होता है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और हमारे पास बैलेंस शीट की टोटल करना। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। सिंपल सा तरीका है डेबिट की टोटल करना और क्रेडिट की टोटल करना। दोनों में से जो ग्रेटर टोटल है उसमें से स्मॉलर टोटल को हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे क्रेडिट की टोटल हमारे पास आ रही है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड की 3,30,500 रुपीज़। ऑब्वियसली 330 से ये वाले टोटल्स हमारे पास कम रहेंगे क्योंकि हमें देख के समझ में आ रहा है कि 140, 60, 2 लाख के ऊपर ज़्यादा अमाउंट नहीं जाएगा इसका। तो 3,30,500 को हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे और 330,500 में से डेबिट की टोटल हम इसमें से माइनस कर देंगे विच कम्स टू अराउंड 2,21,000। तो 3,30,500 में से 2,21,000 को हम माइनस करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो रहेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 1,09,500 रुपीज़। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, इसे हम कैरी डाउन कर लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हमारे पास आ जाएगा 1,09,500 और अब इसके बेसिस पे नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्रेडिट की टोटल वापस से यहाँ हमें बड़ी दिख रही है क्योंकि डेबिट पे सारे सिंगल नंबर्स हैं। 1,13,300 रुपये, इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे 1,13,300। इसमें से डेबिट के टोटल को हम माइनस करेंगे, इसे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है दो पार्टनर्स के बीच में, जो है इस केस में दया एंड शमा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डेबिट साइड की टोटल आ रही है 24,679, जो मैं 1,13,300 में से माइनस करूँ तो बनता है 88,621 रुपीज़। और ये अगर मैं दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो ये हो जाएगा 44,311 और 44,310। अब यहाँ पे हमने इसे राउंड ऑफ करने के लिए एक पार्टनर को ज़्यादा नंबर दिए हैं क्योंकि ये ऑड नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे पास पार्टनर्स के कैपिटल में 44,311 दया के पास एंड 44,310 क्षमा के पास। तो हम 5 पे दया के अकाउंट में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 44,311 एंड शमा के केस में ऐड होंगे नेट प्रॉफिट के 44,310। तो इन दोनों की टोटल्स अब आएगी 2,03,311 एंड 1,64,310। एंड इसी के साथ अब मेरे पास फाइनल बैलेंस शीट टोटल आएगी 4,82,321। ये सेम नंबर पे दोनों साइड बैलेंस शीट के टैली होंगे। इस तरीके से हमें फाइनल अकाउंट्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन 1 टेक्स्ट बुक में का, और हमने इसे एक स्पेशल टेक्निक से सॉल्व किया जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और एग्जाम में एक्यूरेसी भी आएगी। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है एंड आप इसे एग्जाम में भी फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से आप 12th के पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया है और इसी तरीके के वीडियोस हम और भी बनाते रहेंगे। आने वाले चैप्टर के भी हम वन शॉट रिवीजन वीडियोस पूरे अपलोड करते रहेंगे। इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आप बता सकते हो कमेंट्स में कि अगला कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक जो आपको डिफिकल्ट जा रहा है और जिसका आपको आंसर चाहिए यूट्यूब पे, तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि वो हम जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करा के दे सके। अपने आप पर भरोसा रखो, आप अच्छा करोगे। आपको 100 on 100 के लिए एम करना है। 12th स्टैंडर्ड में 100 में से 100 निकालना पॉसिबल है। बड़ा एम रखो और इसी तरह मेहनत करते रहो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।